नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका के पाठ साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। यह एक लंबा यात्रा वृत्तांत है, इसलिए इसका वर्णन हमने 3 भागों में किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती हैं कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। लेखिका जब महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से थक जाती थी, इस जिंदगी से वो परेशान हो जाती थी, तो इनसे भागकर वो दूर दूर की यात्राओं पर निकल जाती थी। इस पाठ में उन्होंने भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। पाठ के आरंभ में लेखिका गंगटोक की रात का, उस सुंदर रात का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। लेखिका जब रात को आसमान को देख रही थी तो वो तारों से भरा हुआ था और उस रात में ऐसी सम्मोहन शक्ति थी कि वो उसमें खो जाती है। और इन सितारों के गुच्छों से बनी हुई रोशनी की झालर को देखकर वो हैरान हो जाती है। वह शहर बहुत सुंदर था, उसे किसी भी समय देखो वह हर समय आकर्षक, मनमोहक लगता था। जितना सुंदर वो शहर था उतना ही सुंदर उसमें रहने वाले लोग भी थे। वो बहुत परिश्रमी थे। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे और वो अपना जीवन यापन मेहनत करके ही करते थे। यहाँ की रात उन्हें बहुत आकर्षक और जादुई लग रही थी और जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी कि उन दृश्यों को देखकर वो हैरान हो गई और उनकी आत्मा भावशून्य हो गई। लेखिका बताती हैं कि गंगटोक शहर मेहनत की बादशाहों का शहर था, जिसमें अपूर्व सौंदर्य भरा हुआ था और वहाँ की उस रहस्यमयी रात ने उन पर ऐसा जादू किया कि उनकी चेतना स्थिर हो गई और वो इस जादुई रोशनी में डूब गई। और तभी उन्हें नेपाली युवती से सीखी हुई प्रार्थना याद आई, जो उनके होठों पर स्वतः ही आ गई कि अपने आप ही उनके होठों से वो प्रार्थना निकलने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दे हूँ प्रार्थना, हामरो जीवन तिम्रो कोसैली, कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और यह प्रार्थना उन्होंने सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखी थी। इस यात्रा में लेखिका के साथ उनके सहयात्री मणि और उनका गाइड जो था जितेन नार्वे, वो दोनों उसके साथ थे। लेखिका बताती है कि उन्हें सुबह सुबह ही युमथांग के लिए निकलना था। युमथांग यानी घाटियाँ, क्योंकि हिमालय जो है वो गहनतम घाटियों और फूलों की वादियों से लदा हुआ है। उसमें फूलों की बहुत सारी वादियाँ देखने को मिलती हैं जिनका सौंदर्य अद्भुत होता है। उन्होंने लोगों से सुन रखा था कि अगर वहाँ का मौसम साफ हो तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेखिका उसको देखने के लोभ के कारण सुबह उठकर जल्दी से बालकनी पर आई, लेकिन हिमालय की उसे सबसे बड़ी चोटी नज़र नहीं आई, क्योंकि उस समय मौसम जो था वो ख़राब था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, जिसके कारण वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नज़ारा देखने में सफल नहीं हुई। तो लेखिका को याद आता है कि जब वो पिछले वर्ष आई थी तब भी वो कंचनजंगा को नहीं देख पाई थी, क्योंकि उस समय भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद थे। अर्थात जैसे हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने पर हमें पता हो कि मंदिर का समय जो है वो निकल चुका है और उसके कपाट, उसके दरवाजे बंद हुए मिले हमें, तो उसी प्रकार बादलों ने ऐसा लग रहा था कि दरवाजे अपने बंद कर लिए हैं, कि वो पूरे आकाश में छा गए हैं, जिसके कारण जो सबसे ऊंची चोटी थी, सबसे बड़ी जो चोटी थी, वो नहीं दिख पा रही थी। लेखिका को चोटी देखने को तो मिली नहीं, लेकिन उसने वहाँ पर बहुत तरह तरह के, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए उसे कि उसे लगा कि जैसे कि वो फूलों की वादियों में, फूलों के बगीचे में ही
आ गई हो। चारों तरफ सुंदर रंग बिरंगे फूल देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। गैंगटॉक से युमथांग की दूरी 149 किलोमीटर की 149 किलोमीटर की दूरी पर थी। युमथांग यानी कि घाटियाँ, सारे रास्ते में वहाँ हिमालय की गहनतम घाटियाँ थीं और फूलों से लदी वादियाँ की। जितेन नार्गे, जो कि ड्राइवर होने के साथ साथ उनका गाइड भी था, उसने बताया कि पूरा जो युमथांग है वो हिमालय की गहरी घाटियाँ होती हैं जहाँ पर फूलों से महकती हुई वादियाँ उन्हें देखने को मिलेंगी। और लेखिका तब भी उत्साहित होकर बच्चों की तरह उनसे पूछती है, तो क्या वहाँ बर्फ़ भी मिलेगी, कि क्या उसे वहाँ बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। जितेन उनकी उस उत्साह को देखते हुए कहता है कि आप पहले चलिए वहाँ, आप चलकर देखिए तो सही कि वहाँ आपको देखने के लिए कितने सुंदर नज़ारे मिलेंगे। उनका ड्राइवर और जो कि उनका गाइड भी था वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो उसने बताया कि आगे आपको जगह जगह पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ देखने को मिलेंगे। उन नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए कि उन्हें देखते हुए लेखिका जो है उन पहाड़ी रास्तों पर अपने गाइड और अपने सहयात्री के साथ आगे बढ़ने लगी। और वहाँ से जाते हुए लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं नजर आईं कि एक पूरी पंक्ति में, कतार का अर्थ होता है पंक्ति, कि एक पूरी पंक्ति में सफ़ेद रंग की बौद्ध धर्म को मानने वालों की पताकाएं, छोटी छोटी झंडियाँ लगी हुई थी और वो किसी झंडे की तरह लहरा रही थी और उन पर मंत्र भी लिखे हुए थे। लेखिका को वो शांति और अहिंसा की प्रतीक नजर आई। तब नार्गे उन्हें बताता है कि यहाँ पर बुद्ध की बहुत मान्यता है, कि लोग यहाँ पर बुद्ध को बहुत मानते हैं। तो जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, कि बौद्ध धर्म को मानने वाले की जब यहाँ कभी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और इन्हें फहराने के बाद उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, कि अपने आप ही ये मौसम को, उसके तापमान को सहकर धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। उसने और अधिक जानकारी देते हुए लेखिका को बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है उस समय पर तो सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं, लेकिन अगर कोई शुभ कार्य की शुरुआत हो, कि कोई नया कार्य करने के लिए जो शुरुआत की जाती है, उस समय जो पताकाएं लगाई जाती हैं वो रंगीन होती हैं, कि उनमें रंग होते हैं, वो सफ़ेद नहीं होती। नार्गे जब पताकाओं को फहराने के अलग अलग अवसरों के बारे में बता रहा था तो उसी समय लेखिका की जो दृष्टि थी वो दलाई लामा की तस्वीर पर रुक जाती है, कि वो देखती है कि यहाँ की ज़्यादातर सभी दुकानों में दलाई लामा की जो तस्वीर है वो नज़र आती है। दलाई लामा बौद्ध गुरु हैं। जितेन क्योंकि उनका गाइड था तो वो उन्हें वहाँ की प्रत्येक चीज़ के बारे में बताता जा रहा था, उनको जानकारी वो प्रदान करता जा रहा था। थोड़ा आगे चलने पर उसने एक जगह दिखाई और उसका नाम बताया कवि लॉन्गस्टॉक। उसने बताया कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म का नाम है, कि जो उस समय की प्राचीन समय में, उस समय में जब ये फिल्म बहुत मशहूर हुई थी, बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी, तो उस समय उसकी शूटिंग जो हुई थी वो भी वहीं पर हुई थी। उसने उन्हें बताया कि तिब्बत के चीज़खे बम्सन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे और वहाँ एक पत्थर अभी भी स्मारक के रूप में रखा हुआ है। थोड़ा आगे चलने पर लेखिका की दृष्टि एक प्रेयर व्हील पर पड़ी। एक घूमता हुआ चक्र उन्हें कुटिया के अंदर दिखाई पड़ा और उन्होंने जब पूछा तो उनके पूछने पर नार्गे ने बताया कि मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है, कि इसको घुमाने से ये मान्यता है कि सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचने लगती है आज के वैज्ञानिक युग में लोगों की आस्थाएं, पाप पुण्य की अवधारणाएं हर स्थान पर एक ही जैसी हैं, कि पूरे भारत में कहीं पर भी चले जाएं, लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो उनकी आस्थाएं हैं, जो पाप पुण्य की उनकी जानकारी है, जो उनकी अवधारणाएं हैं, वो सभी स्थानों पर एक ही जैसी देखने को मिलती हैं।
आगे की यात्रा का वर्णन करते हुए लेखिका बताती हैं कि धीरे धीरे हम और ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे तो बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी कि जब हम ऊंचाई पर, जितना ऊंचाई पर हम पहाड़ों पर चढ़ते चले जाते हैं तो बाजार और जो ये बस्तियां होती हैं वो कम होती जाती हैं, कि आगे जाने पर हमें वहाँ पर मनुष्य जो हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं, कि लोग वहाँ पर कम होते हैं। और वहाँ के परिदृश्य में कि जब वो वहाँ से जा रही थी तो उन्होंने देखा कि स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियाँ जा रही हैं और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए नेपाली उन्हें नज़र आ रहे थे, जो कि दूर से देखने पर उन्हें बोने की छोटे छोटे कदों के नज़र आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था कि फटाफट उनकी आंखों के आगे से ओझल होते जा रहे हैं। कि जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे देख रही थी तो वहाँ उन्हें घाटियों में जो घर थे वो ताश के घरों की तरह लग रहे थे और पेड़ पौधे भी छोटे छोटे, और वहाँ पर जो पेड़ पौधों के बीच में घर थे वो भी छोटे छोटे नज़र आ रहे थे, कि ऊंचाई से देखने पर उनका आकार छोटा हो गया था और वो धीरे धीरे अब उनकी आंखों से ओझल होते जा रहे थे। वे अब हिमालय के वैभव और उसके विराट रूप को देखने की जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी कामना थी, उसे पूरा करने की और नज़दीक और पास आते जा रहे थे। वो वहाँ का असीम सौंदर्य देखकर लेखिका हैरान थी और अब रास्ता पहले से ज़्यादा संकरा होता जा रहा था और वो घुमावदार भी होने लगा था, कि वो, क्योंकि पहाड़ों पर जितना ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं तो रास्ता घुमावदार होने लगता है। तो अब रास्ता वो बताती हैं कि जलेबी की तरह घुमावदार होने लगा था। तिरंगे फूल जो थे, उनकी वादियाँ जो थी, उनकी घाटियाँ, वो ऐसा लगता था जैसे उस करिश्मे की तरह मुस्कुराने लगी हूँ। और रास्ता क्योंकि उबड़ खाबड़ था तो उनकी जो गाड़ी थी वो हिचकोले खाती हुई उस गहन हरियाली वाले, उस सघन हरियाली वाली गुफा के बीच में से निकल रही थी। लेखिका कहती हैं, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरती जलप्रपातों को। अब लेखिका शांत हो गई थी, वो बिल्कुल मौन हो गई थी, क्योंकि वो वहाँ का जो असीम सौंदर्य था उसे अपने अंदर समेटना चाहती थी। वो चाहती थी कि जितना सुंदर ये नज़ारा है, जो दृश्य है, उसे अपने अंदर भर लूँ। तो उनके भीतर इस सौंदर्य को देखकर कुछ कुछ भाव आने लगे थे और वो बार बार इस दृश्य को देखने के लिए खिड़की से, जीप की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल देती थी, मुंडकी अर्थात अपना सिर बाहर निकाल निकाल कर वो आसमान को छूते की इतनी ऊंचाई वाले इन पर्वतों को देखती जा रही थी। और कभी वो देखती थी कि दूध की धार की तरह की, जब जलप्रपात की झरनों से जल नीचे गिरता है तो वो झाग बनाता हुआ जाता है, तो ऐसे लग रहा था कि दूध की धार की तरह जो झरने हैं वो झरझर करके गिर रहे हों। वो कभी ऊंचे शिखरों को देखती तो कभी झरनों को और कभी साथ बहती तिस्ता नदी के प्राकृतिक सौंदर्य को। उन्हें देखकर वो मंत्रमुग्ध थी, कि बिल्कुल हैरान उन्हें देख रही थी। वह उस विशाल हिमालय की स्तुति करना चाहती थी, उसकी पूजा करना चाहती थी, कि तभी उनकी गाड़ी सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर रुक गई। उस झरने को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर जितने सैलानी थे जो वहाँ घूमने आए हुए थे वो फ़ोटो खींचने लगे, कि सब के सब चाहते थे कि इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लें, कि अपने पास वो इस नज़ारे को सुरक्षित रखना चाहते थे। लेखिका भी अपने आप को प्राचीन काल की अभिषक्त राजकुमारी सा महसूस करने लगी और वो जीप से उतरकर उन भारी भरकम पत्थर पर बैठ गई और झरने के संगीत को सुनने लगी। और उस झरने के संगीत से उनकी आत्मा ने जैसे तारतम्य बिठा लिया था और वो उसी में लीन हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो बुरी बातें थीं, जो उनके मन के अंदर गलत विचार थे, वो सारी तामसिकताएं उस निर्मल जल में, कि उस सेवन सिस्टर वाटरफॉल के
पवित्र जल में बह गईं और उनका मन जो था वो पवित्र हो गया, वो निर्मल हो गया। जब उन्होंने उस जलधारा में पाँव डुबोया तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने सत्य और सौंदर्य को छू लिया हो, और झरने के पानी ने उनमें एक नई शक्ति का एहसास भर दिया। लेखिका को ऐसा लगा जैसे उनके अंदर की सारी कुटिलताएं, जो बुरी इच्छाएं हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, वो उस पानी की धारा के साथ बह गई हैं। वो वहाँ से जाने के लिए भी तैयार नहीं थी कि तभी उनके ड्राइवर ने आकर कहा कि आगे इससे भी सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। आशा है लेखिका की यहाँ तक की यात्रा का वर्णन आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे की यात्रा का वर्णन हम भाग 2 में करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।